शुरू करें। वॉइस के बेसिक कंसेप्ट हम लोग देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन में लेता हूँ और फिर वॉइस के कंसेप्ट पे आता हूँ। कुछ क्वेश्चन बनाए दो चार। फर्स्ट, कोलंबस एक्टिव, कोलंबस कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। पैसिव, एक्टिव, he will have read many books. Passive, active, an unseen hand opened the window. Mr. Krishna Ji teaches us grammar. फटाफट बनाना है। तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, पास्ट इंडेफिनिट होगा। क्या बना दिया आपने? बना दिया होगा। सिर्फ मिला लेना है कि अमेरिका was discovered by Columbus. He will have read many books. तो क्या हो जाएगा? Many books will have been read by him. An unseen hand opened the window. तो क्या होगा? The window was opened by an unseen hand. क्योंकि unseen hand यहाँ कर रखा है तो इसलिए लिखना पड़ेगा। तो मिस्टर, या छोड़ भी देता कोई बात नहीं, ऑप्शन सारे में unseen hand है इसलिए हम लोग लिखेंगे मिस्टर कृष्णा जी टीचेस अस ग्रामर। इसमें जो ऑप्शन, इसको दो तरीके से बनेगा, लेकिन इसमें पहले हम लोग, मैं इससे इसको बना रहा हूं। ग्रामर इज taught to us by मिस्टर कृष्णा जी। ये ऑप्शन मैं इसलिए बना रहा हूं कि ये ऑप्शन सही है, इसलिए नहीं। इस बुक में जो ऑप्शन दे रखा है उसमें वी आर टॉट बाय मिस्टर, ये ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ बना रहा हूँ। नहीं तो उसका पहला क्या बनता? अगर भी ऑप्शन होता कि वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर कृष्णा जी, तो वही करके आना होता। ये जो मैंने अभी लिखा कि ग्रामर इज टॉट टू अस बाय मिस्टर, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखा कि ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से वी आर टॉट बाय कृष्णा जी है ही नहीं, ये ऑप्शन ही नहीं है। यही समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि इसमें अब होना चाहिए कि वी आर टॉट बाय मिस्टर कृष्णा जी। क्या होना चाहिए? वी आर टॉट बाय मिस्टर, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर कृष्णा जी, ये होना चाहिए। लेकिन ये हम नहीं बना रहे। तो क्यों नहीं बना रहे? कि जो चार ऑप्शन दे रखा है उस चार ऑप्शन में ये ऑप्शन है नहीं। मैं ऑप्शन आपको पढ़ दे रहा हूँ, इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। एक ऑप्शन दे रहा है कि वी वर टॉट, तो वर टॉट तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ क्या है, V1 है, तो वह तो होगा नहीं, तो खत्म हो गया ये। दूसरा है ग्रामर इज टॉट टू अस बाय मिस्टर कृष्णा, जो हमने बनाया। तीसरा है वी वर बीइंग टॉट ग्रामर, वी वर बीइंग टॉट ग्रामर, ये तो होना ही नहीं था। फोर्थ ऑप्शन है ग्रामर इज बीइंग टॉट, फिर इज बीइंग आ गया, V1 में बीइंग आता है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए हमने जो दूसरा ऑप्शन था उसके हिसाब से बनाया। अगर सपोज करो कि एक ऑप्शन होता है कि वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर कृष्णा जी,
तो वी आर टॉट बाय ग्रामर बनाते, फिर इसको नहीं बनाते, लेकिन अभी सिर्फ यही है तो ये बनाएंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये समझने की बात थी, ठीक है। अब जैसे कल मैंने बताया था उसका एक एग्जांपल लेते हैं। आई सॉ हिम जंप द डिच, आई सॉ हिम जंप द डिच, आई सॉ हिम जंप द डिच। अब कल जो रूल बनाया था उससे बनाइए, क्या बन जाएगा? सबसे पहले क्या आएगा? ही। सॉ है तो क्या होगा? ही वॉच। सॉ का भीतरी क्या होगा? सीन। अब ये जंप क्या है? टू, विदाउट टू है, ठीक है, विदाउट टू है तो विद टू आएगा। यू आर सीन टू जंप द डिच बाय मी, यू आर सीन टू जंप द डिच बाय मी। ये बताया था बनाने के लिए। एक है द पुलिसमैन, द पुलिसमैन catches thieves, the policeman catches thieves। तो क्या हो जाएगा? thieves और कैचेज है यानी V5 है तो एम से बनेगा, तो थीव्स के लिए क्या होगा? आर। कैच का क्या हो जाएगा? कॉट। यहाँ होना चाहिए था पुलिस को, चोर को पकड़े जाते हैं। अब देखना ये है कि इसमें जितने भी ऑप्शन है उसमें बाय द पुलिसमैन लिख रखा है क्या? तो सारे ऑप्शन में बाय द पुलिसमैन। देखिए क्या क्या ऑप्शन है। थीव्स वर कॉट बाय द पुलिसमैन, थीव्स आर कॉट बाय द पुलिसमैन, थीव्स हैव बीन कॉट बाय द पुलिसमैन, थीव्स हैड बीन कॉट बाय द पुलिसमैन, यानी सारे में बाय द पुलिसमैन है। इसका मतलब आपको पुलिसमैन लगाना पड़ेगा। तो थीव्स आर कॉट बाय द पुलिसमैन, द थीव्स आर कॉट बाय द पुलिसमैन। यानी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होता है, क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, जैसा जैसा बता रखा है उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करके भी देखते हैं। एक क्वेश्चन और बनाते हैं। he he admonished her for the error, for the error, he admonished her for the error। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हर हो गया, तो हर से बनेगा क्या होगा? सी। एडमोनिस्ड है, V2 है तो क्या होगा? सी was admonished by her for the error, for the error। इसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बाय हिम को बाद में लिखे कि पहले लिखे, तो बाय हिम पहले ही होगा, ये फॉर एरर, प्लेस, ये सबको बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आज भी देख लिया, कुछ क्वेश्चन कल देख लिया था, तो 14-15 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करके देख लिया है फिर। और ये सारे क्वेश्चन वो जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, प्रैक्टिस में हम लोग वो कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो टेंस के एग्जाम्पल के साथ इन एग्जाम्पल को देखकर हम लोग 30+ क्वेश्चन को लगभग देख चुके हैं जो आए, और आएगा ऐसा ही आपके एग्जाम पक्का। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उठा के देख लिए, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, यूं चुटकियों में बनाने वाला। कुछ और देखते हैं थोड़े से गहराई में जाके। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा जाल फेंकने की कोशिश करता है। जाल फेंकने में क्या करता है कि ऐसे हम सबके दिमाग में क्या है कि पैसिव वॉइस का जो प्रीपोजिशन है वो बाय है। सबके दिमाग में फिक्स रहता है कि पैसिव वॉइस का जो प्रीपोजिशन भाई वो तो बाय है। तो
पैसिव वॉइस का जो प्रीपोजिशन है वो हमेशा बाय तो होता है, यानी कि बाय नहीं होता है, लेकिन हर सेंटेंस में हर बार बाय ही होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, पैसिव वॉइस का प्रीपोजिशन होता है, मानते हैं, क्या होता है, बाय होता है, लेकिन हर सेंटेंस में हर वक्त इसका प्रीपोजिशन बाय ही होगा ये भी सच नहीं है। तो फिर क्या होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रीपोजिशन चैप्टर जो है ना उसको पढ़ना पड़ता है। प्रीपोजिशन चैप्टर कि हर ग्रामर के बुक में आपको वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन होता है। तो दूसरा रूल इसमें यह भी है कि कोई ऐसा वर्ड अगर आ गया, कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसका अपना प्रीपोजिशन है, कोई भी ऐसा वर्ड आ गया जिसका कि अपना प्रीपोजिशन है, तो फिर उसका वही अपना प्रीपोजिशन आएगा, फिर बाय नहीं आएगा। ध्यान क्या देना कि वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, आवाज ठीक आ रही है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका अपना प्रीपोजिशन होता है, तो जिसका अपना प्रीपोजिशन उसका वही प्रीपोजिशन आएगा। ये एग्जांपल से कुछ जो क्वेश्चन बार बार आता है मैं उसको लिखवा रहा हूँ, वही बार बार रिपीट करता है, नहीं तो प्रीपोजिशन चैप्टर तो पूरा याद ही करना पड़ेगा, तो उसको एग्जांपल समझना है। तो डिफरेंट प्रीपोजिशंस का मतलब हुआ जिस वर्ड का जो प्रीपोजिशन है वही आएगा, बाय ही आएगा, पैसिव वॉइस जरूरी नहीं। अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा हुआ है, ही नोज मी, ही नोज मी, वह मुझे जानता है, ही नोज मी, वह मुझे जानता है। तो आई एम, नोज है तो नोज क्या हुआ, V5 वर्ब में एस लगा तो एम इज आर से बन सकता है, पैसिव, तो बता दिया था। तो आई के साथ इज तो आएगा नहीं, आर तो आएगा, तो क्या आएगा, एम आएगा। तो आई एम, और नो का V3 क्या है, नोन, नो का V3 नोन, तो आई एम नोन। और नो का प्रीपोजिशन होता है टू, नो का प्रीपोजिशन होता है टू, इसलिए क्या होगा, नोन टू हिम। अब एग्जाम में क्या करता है, दोनों ऑप्शन देके रखता है, आई एम नोन बाय हिम भी कर देता है, आई एम नोन बाय हिम भी कर देगा, और आई एम नोन टू हिम भी कर देगा, दोनों दोनों ही ऑप्शन रखता है, आई एम नोन टू हिम। तो जनरली स्टूडेंट क्या करके आ जाते हैं, बाय करके आ जाते हैं। तो कम से कम पहले तो आपके दिमाग में जाना चाहिए, क्योंकि नो कई बार पूछ लिया तो आपको याद हो भी ना। अभी जो 5-6 ऐसे वर्ड्स पूछते हैं वो 5-6 मैं आपको करवा दूंगा, ताकि उसी में से आए, उसी में से जनरली वही है, बार बार वही, अभी तक का जो हिस्ट्री है उसमें से वही 5-6 में से कोई एक पूछता है, उसमें भी से नो सबसे ज्यादा पूछ रखा है, सबसे ज्यादा नो पूछ रखा है, सबसे ज्यादा हुआ। तो नो को देखते ही टू लगा दीजिए, बाय नहीं होगा, एकदम याद रखना। टेंस वेंस बदल देगा, जैसे आई ही नोज है तो ही न्यू मी कर देगा, आई न्यू हिम कर देगा, टेंस को आई हैव नोन हिम कर देगा, कोई भी टेंस में ले लेगा, लेकिन टू वाली बात, जो टू वाला होगा वही सही होगा, यानी नो का अपना प्रीपोजिशन टू है। ये आपने कहा हिज आंसर डिसअपॉइंटेड मी, हिज आंसर डिसअपॉइंटेड मी, कि उसके जवाब ने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, मुझे निराश कर दिया, हिज आंसर डिसअपॉइंटेड मी। तो जो जिस तरीके से बनाए, अब सबसे पहले तो आई आएगा, ऑब्जेक्ट आई है तो सब्जेक्ट बनेगा, डिसअपॉइंटेड V2 है तो वाज वर्ब में से कुछ आएगा, तो आई के साथ तो वाज ही आएगा, वर आएगा ना, तो आई वाज। फिर क्या होगा, डिसअपॉइंटेड V3 इसका डिसअपॉइंटेड ही होता है, तो आई वाज डिसअपॉइंटेड, आई वाज डिसअपॉइंटेड। अब डिसअपॉइंटेड का जो प्रीपोजिशन है, अगर आप याद करेंगे प्रीपोजिशन, तो डिसअपॉइंटेड का प्रीपोजिशन है एट, डिसअपॉइंटेड का प्रीपोजिशन क्या है, एट। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हिज आंसर, यानी डिसअपॉइंट आ जाए तो एट, डिसअपॉइंट आ जाए तो एट, डिसअपॉइंट के साथ एट, नो आ जाए तो टू, याद करना पड़ेगा, डिसअपॉइंट आ जाए तो एट, ये रख रखिए कि वॉइस में मुझे डिसअपॉइंट आ जाएगा तो एट करके आना है, नो आ जाएगा तो टू, एकदम याद कर लेना है। अभी 4-5 जो बार बार पूछता मैं अभी सबको लिखा रहा हूं। Your behavior has surprised everyone.
योर बिहेवियर हैज सरप्राइज्ड एवरीवन, कि तुम्हारे बिहेवियर ने सबको सरप्राइज कर दिया, तुम्हारे बिहेवियर ने सबको सरप्राइज कर दिया, सबको आश्चर्यचकित कर दिया। अब सरप्राइज का आपने प्रीपोजिशन याद किया होगा, सरप्राइज का प्रीपोजिशन याद किया होगा, क्या होगा प्रीपोजिशन, याद किया है सरप्राइज का प्रीपोजिशन? नहीं याद किया? ओके, मैं बताता हूं। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, एवरीवन, तो एवरीवन, और उसके बाद क्या क्या था, अगर हैज के साथ V3 है तो फिर बीन आएगा, बता रखा है। तो एवरीवन हैज लिख भी और बिहेवियर लिख रखा है हैज, तो एवरीवन के साथ भी क्या होगा, हैज ही होगा, एवरीवन सिंगुलर है। तो एवरीवन हैज, और हैज के बाद क्या लगता है, बीन सरप्राइज्ड, V3 आ गया, एवरीवन हैज बीन सरप्राइज्ड। अब सरप्राइज का प्रीपोजिशन होता है एट, तो क्या होगा, सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, कि एवरीवन हैज बीन सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, कि हर व्यक्ति तुम्हारे, यानी बिहेवियर, सरप्राइज भी आ जाए तो एट, नो आ जाए तो टू, डिसअपॉइंट आ जाए तो एट, सरप्राइज आए तो एट, सरप्राइज आ जाए तो एट। ये एकदम याद रखना है, भूलना नहीं है, ये बार बार पूछता है। ये सब देखने में अच्छा लगता है, आसान सा लगता है, लेकिन ये बार बार पूछता है और कभी कभी झटका, एकदम झटका लग जाता है। जैसे हमने कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, कि मैथमेटिक्स interests everyone। हालांकि सुनने में अच्छा नहीं लगता लोगों को, कई लोगों को मैथमेटिक्स, नॉर्मल सेंटेंसेस को दिल पे नहीं लेना है कि मैथमेटिक्स तो सबको अच्छा नहीं लगता, सेंटेंस कुछ भी होता, मैथमेटिक्स इंग्लिश हो जाता, ज्योग्राफी हो जाता है, हिंदी हो जाता, फिजिक्स हो जाता, कुछ भी को मैथमेटिक्स इंटरेस्ट एवरीवन। कई लोग को तो पहले इसका मीनिंग ही समझ में आ गया, मैथमेटिक्स इंटरेस्ट एवरीवन, इसका मतलब क्या हुआ कि मैथमेटिक्स इंटरेस्ट एवरीवन। तो इंटरेस्ट वर्ब भी होता है और इंटरेस्ट नाउन भी है। जब इंटरेस्ट नाउन है तो इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि या फिर ब्याज, मैथमेटिक्स में ब्याज भी होता है, यानी इंटरेस्ट के दो मतलब होते हैं, एक तो रुचि और दूसरा ब्याज। और जब इंटरेस्ट वर्ब की तरह यूज होता है तो इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी को मजा देना, इसलिए इंटरेस्टिंग का मतलब होता है मजा देने वाला। हम कहते थे द बुक इज इंटरेस्टिंग, इसका मतलब क्या होता है, मजा देने वाला। चूंकि इंटरेस्ट मजेदार, मजा देने वाला मतलब मजेदार, तो इंटरेस्ट का मतलब मजा देना भी होता है, इंटरेस्ट का मतलब मजा देना भी होता है, ये वर्ब भी है। तो हमने कहा दिस बुक मैथमेटिक्स इंटरेस्ट्स एवरीवन, इसका मतलब क्या, मैथमेटिक्स सबको मजा देता है, यानी मैथमेटिक्स सबको अच्छा लगता है। जनरली हम इसको कह रहे हैं, इसको प्रैक्टिकल वैल्यू में लेके जाके देखना नहीं है, मैथमेटिक्स जनरली सबको मजा देता है। अब इसका पैसिव क्या होगा, तो पैसिव इसका होगा कि एवरीवन इज इंटरेस्टेड, एवरीवन इज इंटरेस्टेड, और इंटरेस्टेड का जो प्रीपोजिशन होता है वो होगा इन। तो एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, यानी इंटरेस्ट अगर दे दिया तो क्या करके आना है, इन। अब उसमें लिखा रहेगा, अब ये ऑप्शन है कि एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स और एवरीवन इज इंटरेस्टेड बाय मैथमेटिक्स, तो स्टूडेंट जनरली क्या करके आएंगे, बाय मैथमेटिक्स करके जाएंगे, ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही करके आ जाते हैं। तो ये है कि किसी वर्ड का अगर कोई अपना प्रीपोजिशन है, किसी वर्ड का कोई अगर अपना प्रीपोजिशन है, तो हम जनरली उसी प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करते हैं, जनरली उसी वर्ब के प्रीपोजिशन को इस्तेमाल किया जाता है।
कहीं दूसरे किसी से नहीं लाते। जैसे हम एक लिया, कभी कभी डिफरेंट प्रीपोजिशन से अलग भी एक केस होता है जो बार बार पूछता है, उसके केस को मैं एडवांस में जाकर डिफरेंस करूंगा, लेकिन इसका एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, वैसे वो एडवांस में बाद में डिस्कस करने की चीज है, लेकिन उसका एग्जांपल मैं एक दे रहा हूँ। एक है कि जैसे पूछता है कि स्मोक फिल्ड द किचन, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। हालांकि इसमें एडवांस में जाके पढ़ने की चीज है, इसमें दूसरा कंसेप्ट चलता है। तो इसमें इसका सेंस के हिसाब से प्रीपोजिशन लगता है, इसलिए कहते हैं इसको एडवांस में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बाय भी नहीं लगेगा और किसी वर्ड का प्रीपोजिशन भी लगेगा, सेंस के हिसाब से बनता है। इसको एडवांस में सिर्फ एक देख लेना है, कहीं अगर क्वेश्चन अभी आ जाए तो बना देना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए। बस कंसेप्ट पर इसमें बाद में एडवांस में डिस्कस करेंगे। तो द किचन अब क्या है, फील्ड, तो फील्ड पास्ट टेंस हुआ तो वाज, V2 हुआ तो पास्ट हुआ वाज, अब फिल का क्या होगा, फिल्ड। अब है कि किचन को धुआं ने भर दिया, तो धुआं कोई एजेंट नहीं हुआ ना, धुआं कोई भरने वाला एजेंट तो नहीं हुआ, जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो मैं पढ़ने वाला एजेंट हुआ। ये तो धुआं ने भर दिया, इसका मतलब कि धुआं खुद अंदर गया, धुआं खुद अंदर गया और धुआं पूरे कमरे में फैल गया, यही तो हुआ। अब धुआं कोई हाथ पैर तो है नहीं कि वो चल के गया था, यानी किचन में धुआं भर गया, यानी धुआं खुद भरा, धुएं ने अपने आप से पूरे किचन को भर दिया। इसलिए इसमें बाय वाय लगना नहीं है, बाय तब लगता है जब एजेंट होता है, यानी ये एजेंट नहीं है धुआं, या काम करने वाला धुआं नहीं है, बल्कि धुएं से ही भर गया, धुआं खुद भर गया, चारों तरफ फैल गया। इसलिए क्या होगा, द किचन वाज फिल्ड विथ स्मोक। तो इस तरह के सेंटेंस के कंसेप्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, और भी इसमें कई इस तरह कई वर्ड्स होते हैं, तो उस पर बाद में अलग अलग सेंटेंस लेके एडवांस में जाकर डिस्कस। अभी हम लोग बेसिक पे आते हैं कि डिफरेंट प्रीपोजिशन जो बेसिक है कि हर वर्ड का अपना प्रीपोजिशन लगता है। तो अभी हमने 4 का डिस्कस किया, सरप्राइज का, डिसअपॉइंट का, नो का और इंटरेस्ट का। अभी एक और देखते जो बार बार पूछा है, वो है यू विल प्लीज योर फादर, यू विल प्लीज योर फादर, कि तुम अपने पिता को खुश कर दोगे, तुम अपने पिता को खुश कर दोगे, यू विल प्लीज योर फादर, तुम अपने पिता को खुश कर दोगे, यू विल प्लीज योर फादर। अब इसमें फिर प्लीज का प्रीपोजिशन में देखना पड़ेगा कि प्लीज का, अब प्लीज का अगर किसी को प्रीपोजिशन पता नहीं है, प्लीज में कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, ये अगर किसी ने नहीं देख रखा तो फिर उसको दिक्कत होगी। तो यू विल प्लीज योर फादर, तो प्लीज का प्रीपोजिशन क्या था, विथ, तो क्या होगा, क्या होना है, योर। और रूल सब वही लग रहा है, देख रहे हैं ना कि विल है, शैल है, फ्यूचर है, तो अपना रूल वही चल रहा है, योर फादर विल बी प्लीज्ड, और प्लीज का क्या है, विथ, तो विथ यू। ये तो 5 प्रीपोजिशन जो बार बार पूछा, इसलिए इसको मैंने करवा दिया, ठीक है। लेकिन इसमें मेन काम क्या करेगा, यही बार बार पूछता है, जो 5 याद रहेगा तो इसी में से कोई एक आता है, बार बार टेंस बदल के बार बार यही आता है। नहीं तो और भी आपको मतलब मेंटली पहले दिमाग में ये बिठाना है कि जरूरी नहीं है कि हर पैसिव वॉइस में बाय लगे ही, जिस वर्ड का अपना प्रीपोजिशन होता है वो उसका वही प्रीपोजिशन आता है, इसलिए भी प्रीपोजिशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए हर साल ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन जिस साल यहाँ से क्वेश्चन उसको पूछना है एक, बहुत परेशान किया तो 2, अब उसमें से एक ही क्वेश्चन पूछा और यही क्वेश्चन पूछ लिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, ऐसा है ना। क्योंकि उसको तो एक क्वेश्चन पूछना, एक क्वेश्चन में तो सारा रूल पढ़ के जाओ, अब एक पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, 2 ही पूछना, 2 पता नहीं कौन सा पूछेगा। तो इसलिए, और रूल देखिए धीरे धीरे कितने बढ़ते जा रहे हैं, बेसिक में ही कितने रूल होते जा रहे हैं, पूछना उसको 1 या 2 क्वेश्चन है, एक जनरली एक ही क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए ध्यान रखना, इसलिए पढ़ना सबको रहता है, ध्यान से सब कमांड सब पर करना कि कोई भी क्वेश्चन पूछ ले बना के आना, कुछ भी पूछ ले बना के आना। इसी में ऐसे ही कंसेप्ट से एक और चीज पूछते हैं, उसमें होता है 2 प्रीपोजिशंस। 2 प्रीपोजिशन को तो देखते ही लोग क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, एकदम देखते ही घबरा जाते हैं, और कहता पता नहीं क्या हो गया, ये कहां से पूछ लिया। अब जैसे कहां से पूछ लिया,
तो पहले तो दिमाग में ये बैठा हुआ है कि दो प्रीपोजिशन एक साथ आता ही नहीं है। सबके दिमाग बैठा कि दो प्रीपोजिशन पहले एक साथ देख लिया कहीं भी तो लोग ही घबरा जाते हैं कि नहीं गलत होगा। लेकिन पहले ये समझ ले कि दो प्रीपोजिशन किसी भी सेंटेंस में एक साथ आ सकता है, ये पॉसिबल है। सबसे आसान एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ, हमेशा, क्योंकि हमेशा सुना जा सकता है, हर दिन सुना जा सकता है, कभी भी इसको सुन सकते हैं, इसलिए मैं यही एग्जाम्पल देता हूँ, जिसको सुनना है जाके सुन सकते हैं। जब भी आप रेडियो चलाएंगे, रेडियो अगर आजकल तो फोन में भी रेडियो आता है, एफएम वगैरह चलता है, तो 840 या 850 का जो न्यूज आता है नेशनल पे, रेडियो पे, तो इंग्लिश में न्यूज 10 मिनट का या 15 मिनट का न्यूज आता है। पहले तो 850 में आता था, अब पता नहीं कितना टाइम आता होगा, टाइम वही है, वही होगा 8-9 बजे के आसपास होगा। तो जैसे वो न्यूज खत्म होगा तो देखिएगा न्यूज में क्या बोलेगा, बोलेगा दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। जैसे इंग्लिश का न्यूज खत्म होगा तुरंत बोलेगा दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। तो स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट प्रोग्राम, स्टैंड के बाद बाय लगाया, फॉर लगा, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। दो प्रीपोजिशन एक साथ कैसे आ गए? तो दो प्रीपोजिशन एक साथ आता है, बस अगर हमारे दिमाग में पता नहीं क्यों सेट है कि दो प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आता है, इसलिए इसके ऑप्शन में अधिकांश लोग गलती करते हैं कि जहां जो दो प्रीपोजिशन वाला ऑप्शन होता है पहले उसी को काट देता है। तो अब सबसे पहले तो ये समझना है कि दो प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती क्यों है। तो दो प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ने के पीछे जो लॉजिक होता है वो होता है फ्रेजल वर्ब। कि फ्रेजल वर्ब अगर है, अब चाहे फ्रेजल वर्ब आप याद करें ना करें, वॉइस में तो फ्रेजल वर्ब आएगा, वॉइस से फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन बनता है कि फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि जो प्रीपोजिशन हट जाएगा तो फ्रेजल वर्ब का मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। जैसे लुक है, लुक का अलग मीनिंग है और लुक इनटू का अलग मीनिंग है और लुक आफ्टर का अलग मीनिंग है, तो ये दोनों फ्रेजल वर्ब हुआ। तो लुक मतलब देखना है, लुक इनटू का मतलब इंक्वायरी करना है, इंक्वायरी का मतलब छानबीन करना, और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना। तो भाई अगर लुक के साथ आफ्टर हटा देंगे तो मीनिंग ही तो चेंज हो जाएगा। लुक मतलब से देखना, ये कह रहा है देखभाल करना, देखना अलग चीज है, देखभाल करना किसी का ख्याल रखना अलग चीज है, यूं किसी की तरफ देखना अलग चीज है। लुक इनटू छानबीन करना अलग चीज है, इंक्वायरी करना अलग है, जांच करना अलग है। लुक ऐसे ही आंखें तो हम देख रहे किसी तरफ, ये अलग चीज है। तो लुक बिल्कुल अलग चीज है, लुक इनटू बिल्कुल अलग चीज है, लुक आफ्टर बिल्कुल अलग चीज है, तो इसका प्रीपोजिशन हम हटा ही नहीं सकते हैं। तो अगर आपके सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब आ रखा है, यानी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई पहले से प्रीपोजिशन दे रखा है तो उस प्रीपोजिशन को तो आपको हटाना ही नहीं है। ये समझना है कि अगर कोई पहले से प्रीपोजिशन दे रखा तो उस प्रीपोजिशन को नहीं हटाना है, और खास करके वो वर्ब के साथ फ्रेजल वर्ब का पार्ट बन के प्रीपोजिशन आया था, और उसके बाद बाय जो आप लगाते हैं पैसिव वॉइस को, वो तो लगाना ही लगाना है, इसलिए दो प्रीपोजिशन हो जाते हैं। लोग क्या करते हैं, या तो बाय को छोड़ देते हैं या जो पहले से प्रीपोजिशन दे रखा उस प्रीपोजिशन को हटा देते हैं। तो पहले तो दिमाग में ये बिठा देना है कि अगर पहले से कोई प्रीपोजिशन हमको सेंटेंस में दे रखा तो उस प्रीपोजिशन को तो हमें छेड़ना ही नहीं, उसको तो हटाना ही नहीं। हाँ, हम एक्स्ट्रा बाय लगा सकते हैं, ये दिमाग में उठाना है, ये दिमाग को देना है, मैसेज देना है कि पहले से अगर कोई प्रीपोजिशन है तो उसको तो छेड़ना ही नहीं है, उसको तो छेड़ना ही नहीं है, और बाय जो हम उसमें लगा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? और ये होता क्यों? तो फ्रेजल वर्ब के कारण होता है। तो इसलिए फ्रेजल वर्ब ये समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए। मान ली किसी किसी एग्जाम में फ्रेजल वर्ब नहीं आता है तो लोग फ्रेजल वर्ब याद ही नहीं करते, लेकिन वॉइस में तो फ्रेजल वर्ब आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में तो फ्रेजल वर्ब आएगा। अलग से फ्रेजल वर्ब नहीं आता एग्जाम में तो इसका मतलब दो हुआ, एक तो आके फ्रेजल वर्ब का स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपके एग्जाम में फ्रेजल वर्ब नहीं आता है इसका मतलब सेंटेंस एरर में फ्रेजल वर्ब नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में फ्रेजल वर्ब होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। या कोई कॉम्प्रिहेंशन देगा उसमें फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। ये गलतफहमी मत पाड़ लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है किसी एग्जाम में फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो इसका मतलब ये होता है कि फ्रेजल वर्ब से सेपरेट क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, कि फ्रेजल वर्ब का मीनिंग नहीं पूछेगा, ये मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके कॉमन एरर में भी फ्रेजल वर्ब नहीं पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक्स देगा उसमें फ्रेजल वर्ब नहीं पूछेगा, या जंबल सेंटेंस जंबल पैराग्राफ देगा उसमें फ्रेजल वर्ब का यूज नहीं करेगा। ये कॉम्प्रिहेंशन, इसका मतलब आपके एग्जाम में स्पेशली वो पेपर बनाएगा इसमें एक भी फ्रेजल वर्ब ना आए, ऐसा हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल है क्या? तो सिर्फ इतना होता है कि फ्रेजल वर्ब का स्पेशली आपसे क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन वो तो एग्जाम में फ्रेजल वर्ब का यूज करेगा ही, कॉम्प्रिहेंशन में फ्रेजल वर्ब का यूज करेगा, और आपने फ्रेजल वर्ब याद नहीं किया तो आपको कई कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए फ्रेजल वर्ब पूछे ना पूछे याद आपको करना पड़ता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। मैं आपको गाइडेंस देने के लिए बता रहा हूँ सबको, आपके एग्जाम में फ्रेजल वर्ब पूछे ना पूछे आपको फ्रेजल वर्ब याद करना है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब से कॉमन एरर में क्वेश्चन होगा ही होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में उसकी जरूरत पड़ जाएगी, और कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि बहुत लोग ये बात ही नहीं समझते, बहुत पढ़ाने वाले भी ये बात नहीं समझते हैं
कि भाई आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो क्या एरर में फ्रेजल वर्ब नहीं पूछा है क्या? एरर में तो रहता, आपको पता नहीं चलता एरर में फ्रेजल वर्ब क्योंकि आपने याद ही नहीं किया। कॉम्प्रिहेंशन में फ्रेजल वर्ब नहीं रहेगा क्या? तो आपके हिसाब से कॉम्प्रिहेंशन ऐसा बनाएगा चलो इसको फ्रेजल वर्ब नहीं पूछना, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसलिए बारीकी से बातों को, हाँ फ्रेजल वर्ब को स्पेशली इसलिए नहीं पढ़ना होता आपको बहुत ज्यादा ध्यान लगे कि मुझे से क्वेश्चन बनेगा, वो अलग चीज है, उसमें ज्यादा फ्रेजल वर्ब पढ़ना। लेकिन अगर नॉर्मली 200-300 फ्रेजल वर्ब तो सबको याद होना चाहिए। अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो 200 से 300 फ्रेजल वर्ब सबको याद होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए, ताकि एरर में पूछ ले या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले या कॉम्प्रिहेंशन में पूछ ले तो कम से कम वहां समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है। तो टू प्रीपोजिशन का कंसेप्ट समझ में आ गया क्या है कि कभी कभी अब जैसे वॉइस है तो वॉइस आपसे नहीं पूछेगा क्या कि उसमें फ्रेजल वर्ब देके नहीं पूछेगा क्या? ऐसा वॉइस आपसे नहीं पूछेगा। ऐसे लिख दिया कि रवि इज लुकिंग आफ्टर योर पेरेंट्स, कि रवि तुम्हारे पेरेंट्स की देखभाल कर रहा है, ये नहीं पूछेगा, कहेगा नहीं नहीं भाई इस एग्जाम में तो हम फ्रेजल वर्ब नहीं पूछते हैं तो इसका पैसिव वॉइस में ये वाला पैसिव वॉइस इन लोग से नहीं पूछना है। ऐसा होगा क्या? ऐसा सेटिंग होगा क्या? वॉइस में तो पूछेगा ही। तो अब ये लुकिंग आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब क्या हुआ? देखभाल करना, तो ये फ्रेजल वर्ब हो गया। अब जब इसका पैसिव रूल तो कोई नया नया आता नहीं, टेंस वाले रूल सब जगह चलने होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, बस समझना था कि दो प्रीपोजिशन एक साथ आ सकते हैं। तो हमको पैसिव में क्या बनाना है कि आर इज लुकिंग है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इज लुकिंग के साथ क्या बताया था कि अगर इज है तो एम इज आर में से कुछ ना कुछ आएगा, और लुकिंग लुकिंग है आई तो बीइंग आएगा, फिर V3 आएगा, तो क्या बन जाएगा? योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स। अब पेरेंट्स के साथ क्या आ जाएगा? आर, योर पेरेंट्स आर। अब क्या लगाना है? बीइंग, योर पेरेंट्स आर बीइंग। अब क्या लगेगा? लुक्ड आफ्टर, तो लुक्ड आफ्टर लिखना, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और बाय भी लगेगा क्योंकि डूअर कौन है? एजेंट कौन है? रवि, बाय रवि। तो ये सेंटेंस यानी जिसमें जो प्रीपोजिशन दिया है वो और जो प्रीपोजिशन हमको लगाना है दोनों का जो पेयर होगा तभी वो क्या होगा? सही होगा। अगर मान लो किसी ऑप्शन में बाय छोड़ दिया आफ्टर है, किसी में क्या कर दिया आफ्टर लिखा है बाय छोड़, बाय लिख दिया आफ्टर छोड़ दिया है, तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। वही ऑप्शन सही होगा जिसमें कि जो प्रीपोजिशन दिया है वो तो है ही और साथ उसके साथ क्या है? बाय भी है। क्या लिखा? योर पेरेंट्स आर बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय रवि, तो लुक्ड आफ्टर भी लिखा, रवि भी लगाया। ठीक है। तो जो फ्रेजल वर्ब है उस फ्रेजल वर्ब का प्रीपोजिशन आप हटा ही नहीं सकते, और दिमाग में यह बिठाना है कि अगर कोई प्रीपोजिशन हमको पहले से दे रखा है तो उस प्रीपोजिशन को नहीं हटाना है, वो तो रहेगा ही रहेगा। और अगर बाय हमको डूअर मेंशन करना तो बाय प्लस डूअर भी हम मेंशन करेंगे, बाय प्लस डूअर भी हम लोग मेंशन करेंगे। दूसरा लेते हैं एक्टिव में, द CBI has looked into the case, कि CBI ने केस में छानबीन किया या CBI ने केस में जांच किया था। CBI has looked into the case, the CBI has looked into the case। तो क्या हो जाएगा? the case has के साथ क्या होगा? been, जो बेसिक रूल था इसलिए मैंने क्या था, बेसिक रूल तो कोई बदलता ही नहीं, बेसिक रूल का तो आपको हमेशा ध्यान ही रखना पड़ेगा। टेंस कौन सा क्या बोलता है? हैज बीन लुक्ड इनटू बाय द CBI, लिखा द प्राइम मिनिस्टर कॉल्स ऑन द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर कॉल्स ऑन द प्रेसिडेंट, कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट को
अब कॉल ऑन का मतलब फोन करके बुलाना नहीं होता, ये ध्यान रखना। अगर पॉलिटी पढ़ोगे कभी डीप में तो ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर का ये काम होता है कि राष्ट्रपति को जाकर बताना, राष्ट्रपति के पास जाकर बताना कि आज संसद में क्या क्या हुआ। जब भी संसद का सत्र चलता है तो ये प्राइम मिनिस्टर को ये जिम्मेदारी दी गई है, लीगल जिम्मेदारी दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी दी गई है कि वो प्रेसिडेंट के पास जाए और जो भी घटना घटी है उसको ब्रीफ करे। ये काम है, लीगल काम है प्रेसिडेंट के पास जाकर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड क्या है, प्रेसिडेंट है। इसलिए संसद में जो भी कार्रवाई होती है जाकर प्रेसिडेंट को बताना, ये प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूशनल काम है, जिम्मेदारी। इसी को कहते हैं कॉल ऑन। यानी कॉल ऑन का मतलब होता है फ्रेजल वर्ड, किसी के घर पर जाकर उससे मिलना या किसी के पास जाकर उसका मिलना। कॉल ऑन का मतलब फोन करना नहीं, कॉल ऑन का मतलब होता है किसी के घर पर जाकर उससे मिलना, किसी के घर पर जाकर मिलना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द प्रेसिडेंट इज, चूंकि ये कॉल से तो क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड ऑन बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर, ये हमने कहा। दूसरा सेंटेंस लिया, द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड ऑन बाय द प्राइम मिनिस्टर। यह हमने कहा, द अंपायर विल कॉल ऑफ द मैच। जैसे मान लो अगर बहुत तेज बारिश हो रही है, कुछ बैड लाइट हो गया, तो कहते हैं मैच को तो खत्म कर देंगे, रद्द कर देंगे अंपायर या रेफरी जो भी। तो क्या हो जाएगा, द मैच विल बी कॉल्ड ऑफ बाय द अंपायर। तो ये ध्यान रखना है, टू प्रीपोजिशंस भी आ सकता है। और सारे, इसका कोई रूल नहीं, बस ये समझना था कि दो प्रीपोजिशन एक साथ हो सकता है अगर फ्रेजल हुआ। ये कोई रूल नहीं हुआ, ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि भाई ऐसा भी होता है कि अगर फ्रेजल वर्ब आ जाए तो फ्रेजल वर्ब के साथ फ्रेजल वर्ब का जो प्रीपोजिशन है उसको नहीं हटाना है। फ्रेजल वर्ब का प्रीपोजिशन तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ आपको बाय भी लगाना है, ये समझना था। ठीक है, अब जैसे कल मैंने बताया था कि एमिजार के साथ कुछ कुछ ना, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया तो कंफ्यूज हो जाते, क्या बनाए, देयर इज नो टाइम टू लूज। अब सोचते हैं कि अब इसका कोई अलग से नियम होगा क्या, तो अलग से नियम क्यों होगा, इन्हें तो बता दिया एमिजार के साथ 2 + b1 क्या करना, b है, सिंपल सा क्या बनेगा, देयर इज नो टाइम, और क्या बताता है 2 + लूज है तो 2 + b + b3, तो क्या होना चाहिए 2 + b + b3। देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, देयर इज नो there is no time to be lost, there is no, ऐसे। अब देयर सिर्फ लगा दिया ना, इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है भाई, अब देयर लगा दिया, देयर को कैसे बनाए, देयर लगा दिया, अब देयर वाले को कैसे बनाए, इसी में घबराहट हो जाती है। या कभी इसी चीज को क्या करता है, ऐसे पूछ लेता है, देखिए कैसे पूछ लेता है, इस सेम चीज है और पूछ कैसे लेगा। अब लोग सोचते हैं अब इसके लिए कोई नया रूल बनेगा, क्या लिखेगा, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, सेम है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज इतना ही करना रहता कि ये जो क्रिकेट है, ये क्रिकेट के पोजीशन को चेंज करना था। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है क्रिकेट खेलने का यही वक्त है, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट का मतलब क्या है, क्रिकेट खेलने का तो यही वक्त है, यही समय है कि हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, यही समय है कि हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, इसी की बात हो रही है, यही समय है कि हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, इतनी बात है, यही हम कहना चाह रहे हैं, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। तो जब हम बात करें इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, कि ये क्रिकेट खेलने का वक्त है, क्रिकेट खेलने का यही समय है, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, तो अब सेंस के हिसाब से क्या बन जाएगा कि इसी में एक्टिव हुआ, तो पैसिव में हम क्या ले आएंगे इट इज टाइम, फिर क्या हो जाएगा फॉर क्रिकेट। मतलब क्या करना, अपनी तरफ से खाली ये लगा देना फॉर क्रिकेट, और कुछ नहीं करना, इट इज टाइम फॉर क्रिकेट,
क्या करना है, जो भी जिस चीज के लिए उसके लिए 4 लगेगा। क्रिकेट खेलने के लिए यही वक्त है, इट इज टाइम फॉर क्रिकेट। और ये तो बता ही दिया 2+B1 है तो 2+B+B3 करना आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या होगा टू बी प्लेड। अब इसके लिए बार बार नियम थोड़ी बनेगा, इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड, अभी बना, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। तो 2+B1 चाहे क्या होता है, एमईआर के साथ था, चाहे विल हैव के साथ था, चाहे शैल हैव के साथ था, हैव, उसके बाद 2+B+B3 करना था। हमने कहा एक्टिव में इट इज टाइम टू ओपन द डोर, कि दरवाजा खोलने का यही समय है, दरवाजा खोलने का यही टाइम है, तो सिर्फ खाली 4 लगा देना और कुछ करना नहीं है। इट इज टाइम, ये तो इतना ही रखना है, 4 लगा दीजिए, फॉर द डोर, इतना ही एक्स्ट्रा आपको करना है। और तो सब आपको पता ही रखा है कि भाई 2+B1 है, 2+B+B3 करो तो क्या होगा 2+B टू बी ओपन, इतना ही करना है। अपनी तरफ से क्या किया, सिर्फ 4 कर लगा दिया, इट इज टाइम फॉर क्रिकेट, इट इज टाइम फॉर डोर, जो भी है तो लिख दिया इट इज टाइम टू ओपन द डोर, क्या इट इज टाइम फॉर द डोर टू बी ओपनड। किसी ने सेंटेंस दे दिया, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, कुछ भी घुमाता रहता है, कोई लंबा इधर से, कुछ करना नहीं है इसमें, वही चीज है 2+B+B3 करना, मेन काम यही करना है। इसलिए अगर इस तरह का ऑप्शन है तो पहले देख लीजिएगा 2+B+B3 किसमें किया है, पहले उस ऑप्शन को, जिसमें 2+B+B3 होगा पहले उस पर रुकना है। 2+B+B3 जिसमें नहीं उसको देखना ही नहीं चाहिए, कुछ भी होगा उसको नहीं देखना है। 2+B+B3 अगर इस तरह का सेंटेंस आ रहा है कि एमिजार है उसके साथ 2+B3 है, हैव हैज है उसके साथ 2+B3 है, हैव हैज हैड प्लस 2+B3 है, विल हैव शैल हैव प्लस 2+B3 है, तो पहले देख लीजिए 2+B+B3 किसमें है, उसके बाद किसी और चीज को देखेंगे। इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो पैसिव क्या होगा, इट इज टाइम फॉर द शॉप to be closed, it is time for the shop to be closed, it is time for the shop to be closed, सिंपल सा होना है, ठीक है। it is time for the shop to be closed। हमने कहा it is time to start a new business, it is time to start a new business, तो क्या बन जाएगा, it is time for a new business to be started, it is time for a new business to be started, कहीं कोई समस्या नहीं। अब इसमें हमें क्या करना है, एक दो स्ट्रक्चर और देखना है कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ऑर्डर वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं, या हम कहते हैं स्टोन हार्ट्स टू टच, इस तरह के सेंटेंस, ये 4-5 तरह के सेंटेंस जो है हमें और देखना है, तो उससे हमारा फिर बेसिक वाला सारा खत्म हो जाएगा। ये सारे बेसिक में ही आते हैं कि नेगेटिव, अब बताएगा इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ऑर्डर कैसे बनाते हैं, एडवाइस कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के बाद क्या होगा कि हमारा बेसिक वाला सारा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, और फिर एग्जाम का नॉर्मली 90% क्वेश्चन आप बना देंगे। 90% ना भी हो तो कम से कम 70 to 80% क्वेश्चन आपका बने हर बार, नॉर्मल तो बन ही जाएगा। कुछ बहुत जब हार्ड लेवल का पूछता है, हाई लेवल का पूछता है, तभी उसके लिए अलग से कुछ रूल पढ़ने पड़ते, नहीं तो नॉर्मली अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो यही सब रहता है, जितने भी देखेंगे उसमें मैक्सिमम यही सब रहेगा। लेकिन फिर भी कभी कभी एडवांस लेवल के लिए भी हमें देख लेना होता है, तो उसके लिए भी हम लोग देख लेंगे। अभी आपके लिए ये एनफ है।